सभी को नमस्कार। एक बार पुनः मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक मानवता की प्रयोगशाला में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रकृति में सामंजस्य की भावना में कैसे रहें, इसको जो है देखेंगे। इसको देखने की कड़ी में हम ये देखना चाहेंगे कि प्रकृति में रहने की व्यवस्था क्या है। हमने अब तक यह देख चुका है कि मैं हूं, मेरा शरीर है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की आवश्यकताएं भी अलग हैं। जहां मेरी आवश्यकता सुख और समृद्धि की निरंतरता में है, वहीं मेरे शरीर की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधाएं हैं। दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं। मेरा अस्तित्व भी तभी तक है जब तक मैं शरीर में हूं। दरअसल मैं और मेरा शरीर सह अस्तित्व में है। मेरी चाहना तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की है, और इस कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की चाहना में देखने के लिए हम आगे चलते हैं, जिसकी चाहना में हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में चाहते हैं। जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है, पर्पज है, वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूटी में चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए हमको कुछ जो है प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर एंड एक्शन। देखें, ये चाहते हैं, फंडामेंटल चाहना थी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी की, सुख और समृद्धि निरंतरता में चाहिए था। इसको चाहने के लिए जो प्रोग्राम हमारे पास है वो है कैसे किया जाए, इसको कैसे प्राप्त किया जाए, कार्य रूप में कैसे परिणित किया जाए, कैसे निरंतरता में सुख और समृद्धि का भाव बना रहे, क्योंकि हम एक क्षण के लिए दुखी नहीं रहना चाहते। और जब भी हम दुख की स्थिति में जाते हैं तो हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एक क्षण के लिए भी हम दुख की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं। यह हम सबकी, सब हम लोगों की बेसिक चाहना है, और इसी चाहना को पूरा करने का हम प्रोग्राम बनाते रहते हैं। ये बनाने की दिशा में हमने देख चुका है कि हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहने के लिए 4 लेवल की हार्मोनी में हमको रहना पड़ेगा, जिसमें स्वयं के साथ संगीत के भाव में रहे, परिवार के साथ संगीत के भाव में रहे, और प्रकृति के साथ संगीत के भाव में रहे। अगर हम इन चारों के साथ प्रकृति के भाव में रह पाएंगे, तब हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की मेरी जो चाहना है, डिजायर है, पर्पज है, उद्देश्य है हमारे जीवन का, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी में हम स्वयं में कैसे सुख और समृद्धि के भाव में रहे देख चुके हैं इसको। फिर हम परिवार के साथ कैसे रहें, इसको भी देख चुके हैं। समाज के साथ कैसे रहें, इसको देख चुके हैं हम। इन सभी को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शिवाकांत पाठक पे जाके, जिन लोगों ने नहीं देखा है, इनको देख सकते हैं। आज पहली बार हम जूम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। इसमें हमारे चेहरे के भाव, विश्वास और कहने के तरीके के साथ आप स्पष्ट रूप से जुड़ पाएंगे। और जब ऐसा जुड़ पाएंगे जिसकी हमने आवश्यकता महसूस की, जिन लोगों ने हमारे इस चीजों को, लेक्चर को चैनल पे देखा, उनका था सुझाव कि जूम पे भी आ पाए, तो जूम पे आने से चेहरे के भाव भी नजर आएंगे,
चीजों की प्रासंगिकता भी नजर आएगी और समझने में सहायता होगी। तो ये आप ही के लिए हम ये चौथे लेवल की हार्मोनी जो प्रकृति के साथ है, इस एग्जिस्टेंस के साथ है, ये क्या है प्रकृति और इसके साथ कैसे हार्मोनी में रहें, अपने कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के गोल को प्राप्त करने के लिए आज हम ये देखेंगे। इसको देखने की कड़ी में हम जो है, जो ये देखने को चल रहे हैं, इस देखने की कड़ी में हम जो इस पूरी प्रक्रिया को हम सेल्फ वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे लाएंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस की भाव में हम इसको जो है करेंगे और देखेंगे कि प्रकृति है क्या और इसके अनुसार हम कैसे रह सकते हैं। इसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया में चलेंगे, देखेंगे कि क्या हम प्रकृति के साथ कैसे रहते हुए सुख और समृद्धि के भाव में रह सकते हैं, या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य अगर नहीं बैठाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और जो मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल है हम उसको क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये प्रकृति क्या है? अगर प्रकृति के साथ मिलने का दो चीजें हैं, जब भी हम किसी मानव के बिहेवियर के साथ मिलते हैं और उसको समझते हैं, जानते हैं, तो एक दूसरे के साथ निर्वहन का, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव होता है। ऐसा करते हुए जब हम स्वयं को जानते थे, जैसा मैं पिछले लेक्चर में कह चुका हूं, और अब स्वयं को जानते हुए मैं दूसरे को जानता हूं, तो स्वयं को जानता हूं, तो स्वयं के क्या भाव हैं, जरूरतें हैं, उसका फुलफिलमेंट करता हूं, निर्वहन करता हूं। और जब सामने वाले को जानता हूं, परिवार के सदस्य को, समाज के सदस्य को, इस विश्व में रहने वाले समाज में लोगों को जब जानता हूं, तो उसकी जरूरत को फुलफिल करते हुए म्यूचुअल हैप्पीनेस के भाव को मैं सीखता हूं। लेकिन हम जब मानव के साथ अलग दूसरी दिशा में हम कार्य करते हैं, इस दूसरी दिशा में जब हम कार्य करते हैं, तो इस दूसरी दिशा में कार्य करने का जो हमारा तरीका है, इसमें हम जो दूसरी दिशा में काम करते हैं, वर्क विथ रेस्ट ऑफ नेचर, तब जब हम नेचर के साथ काम करते हैं तो हमको प्रॉस्पेरिटी का भाव क्या था? मोर देन माय रिक्वायरमेंट, मेरी जरूरतों से अधिक का भाव मेरे अंदर आ जाए, तो हम कहते हैं मेरे अंदर समृद्धता का भाव है। ऐसा करने में हमको मदद मिलती है और इसकी कड़ी में इसको हम प्रपोजल के रूप में लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो सकता है। और बिना एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के हमारी इस बातों को मानिए नहीं, अपने में जांचें, परखें, देखें, अगर ये सही है तो स्वीकार करें, नहीं है तो जैसे आप जी रहे हैं जी सकते हैं। इस जीने की प्रक्रिया में न मैं आपका विरोधी हूं, न आप मेरे विरोधी हैं। इस प्रक्रिया को देखें, जांचें और परखें। इसको देखने की प्रक्रिया में जब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रपोजल के रूप में लेते हैं, तो देखते हुए कि हमको नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझना होगा, सहज स्वीकृति के भाव को। सहज स्वीकृति का भाव क्या था, इसको हम लोग देख चुके हैं। इस सहज स्वीकृति के भाव में यही है कि सहज स्वीकृति के साथ क्या है कि हम सबके साथ हार्मोनी में रहें। इस हार्मोनी में रहने का मैं मतलब क्या है? सहज स्वीकृति का भाव स्वयं के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं अपना समय स्वयं को ही देता हूं। इसके बाद इंडिविजुअल के साथ, स्वयं के साथ, फिर परिवार के सदस्यों के साथ, समाज के सदस्यों के साथ मैं हार्मोनी में रहूं, सुख म्यूचुअल फुलफिलमेंट के भाव के निर्माण में रहूं, सुख और समृद्धि के भाव, सुख की का अनुभूति तभी करूंगा। फिर मैं ये देखना चाहता हूं क्या कोई ऐसा प्रयोग है कि हम प्रकृति के साथ भी सहज स्वीकृति के भाव में रह सकते हैं? क्या ऐसा प्रोविजन है क्या समाज में? ठीक है, क्या संभव है कि जैसे हम एक इंडिविजुअल के साथ, एक आदमी के साथ संबंध के भाव में रहते हैं, परिवार के साथ संबंध के भाव में रहते हैं, समाज के साथ संबंध के भाव में रहते हैं, तो क्या मैं प्रकृति के साथ भी संबंध का भाव जोड़ पाऊंगा क्या? मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरी आवश्यकताएं हैं, मैं सुखी कब रहूंगा,
सहज स्वीकृति का भाव क्या है। जब इन चीजों को मैं अपने अंदर समाहित करता हूँ, समझता हूँ, तो मैं स्वयं को समझ पाता हूँ। फिर मैं ये जब समझता हूँ दूसरा मेरे ही जैसा है, मैं भी किसी का को दुख नहीं देना चाहता, वो भी किसी को दुख देना नहीं चाहता, जैसा मैं हूँ वैसा उसका भी मैं है, दोनों के भाव एक है, दोनों एक तरह के हैं, तो वो दूसरा हमारा संबंधी लगता है। तब हम संबंध के भाव में जुड़ते हैं, तो एक दूसरे के अपनी क्षमता के अनुसार म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसा करते हुए हम सुख के भाव में प्रवेश करते हैं। जब हम परिवार के सारे लोगों को समझते हैं, संबंध के भाव में जाते हैं, तो उनके साथ भी यही भाव जागृत होता है। समाज के साथ जाते हैं तब भी यही भाव जागृत होता है। ऐसा हम अपने प्रयोगों द्वारा देख चुके हैं। लेकिन आज हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम आज संबंध के भाव में क्या प्रकृति के साथ रह सकते हैं? क्या पॉसिबल है? ऐसा संभव है? इज कोएग्जिस्टेंस म्यूचुअल फुलफिल इनहेरेंट इन नेचर? क्या जो सहसंबंध का भाव मेरे अंदर है, स्वयं के साथ सहसंबंध में रहना, एक दूसरे के साथ, मैं के साथ सहसंबंध में रखना, परिवार के साथ सहसंबंध में रखना, तो क्या प्रकृति के साथ सहसंबंध में रखना क्या ये इनहेरेंट क्वालिटी है, मेरे अंदर का जन्मजात गुण है क्या? या प्रकृति इतना, ये जो प्रकृति है, जो एग्जिस्टेंस है, जो मानव को छोड़ के सारी व्यवस्था है, पशु पक्षी निर्जीव, जो भी ठोस द्रव गैस नदी पहाड़ जो भी हमारे अगल बगल उपलब्ध है, क्या उसकी डिजाइन में मुझे विरोध का भाव, संघर्ष का भाव, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन की थियरी है, जो इनके साथ सर्वाइवल करेगा, फिटेस्ट फिट रहेगा, तो वही इस जीवन में जी पाएगा। क्या यह भाव है प्रकृति के साथ, या इनहेरेंट क्वांटिटी है हमारे अंदर कि प्रकृति के साथ हम सहसंबंध के साथ, एक संबंध के साथ जुड़ के रह सकते हैं? क्या जो थियरियां, जिन हम अंधविश्वासों में आज जीते रहे हैं, जिन बाह्य सिद्धांतों में हम जीते रहे हैं, कि जो हमारा इनके प्रति विरोध का भाव है, कि कहते हैं संघर्षी जीवन है, इनके साथ संघर्ष में जीते हैं, संघर्ष के भाव में जीते हैं, और हम संघर्ष के भाव में जीते हैं, विरोध के भाव में जीते हैं, डार्विन की वो थियरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के भाव में जीते हैं। क्या ऐसा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के भाव में जीते हुए क्या ये भाव इनहेरेंट है, या ये भाव इनहेरेंट है प्रकृति में हमारा है, कि प्रकृति के साथ हम सहसंबंध में रह सकते हैं? वो प्रकृति क्या है? जड़ है और चेतन। चेतन में क्या है? पशु और पक्षी। क्या इनके साथ हम किस भाव में रह सकते हैं? इनको समझने के लिए एक बार पुनः चलते हैं आगे और बहुत ध्यान से चीजों को देखते हैं। इनको देखते हुए हम इनको देखते हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति में है क्या, जानते हैं। जिस प्रकृति को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, जिनके वैज्ञानिक आधार है कि दिस नेचर इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। कलेक्शन ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है? जैसे इसमें पशु हैं, कई तरह के हैं, हर एक प्रकार का पशु एक इकाई है, हर एक प्रकार का वृक्ष, प्लांट, छोटा बड़ा, जो भी वनस्पति विज्ञान में आप पढ़े होंगे, वह भी एक विशेष प्रकार का, एक विशेष फाइलम का एक इकाई है। एक जीव की इकाई है, वनस्पतियों की, प्लांट्स की अपनी इकाई है, बहुत प्रकार की इकाइयां हैं। और जो निर्जीव है, अगर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखें कि उसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है 120 एलिमेंटों की है, और वास्तव में अभी तक भी 120 एलिमेंट पूरे नहीं मिल पाए हैं। 110, 12, उसमें से ज्यादातर लोग, इसमें से कुछ आर्टिफिशियली 8-10 लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। जो पूरा निर्जीव है, इन्हीं जो एग्जिस्टेंस में एलिमेंट्स हैं, यही है
या इनका केमिकल कॉम्बिनेशन है, और यह कॉम्बिनेशन सॉलिड, लिक्विड और गैसों के रूप में, विभिन्न कंपाउंडों के रूप में, नदी, पहाड़, पठार, क्षेत्र, सारी इसके रूप में विद्यमान है। और इन सारी इकाइयों के साथ क्या हम संबंध के भाव में रह के, जैसे मैं मानव के साथ संबंध के भाव में रहता था, क्या इनके साथ संबंध में भाव रख के म्यूचुअल फुलफिलमेंट की भावना को आगे बढ़ा सकते हैं? तो इनको समझने के लिए सर्वप्रथम हम इस बात को समझें, इस प्रकृति में जो एग्जिस्टेंस में है, जो भी निर्जीव में ठोस द्रव गैसें हैं, या जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल हैं, इनके साथ हम संबंध के भाव में रह पाएंगे, या वही डार्विन की थियरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या उससे हम सुख के भाव में रह पाएंगे? संघर्ष ही जीवन है, इस कोटेशन के साथ रह पाएंगे? घृणा के भाव में रह पाएंगे? इनका अत्यधिक दोहन करूं, ये मेरे लिए ही बने हुए हैं, इस भाव में जी पाएंगे क्या? सुख में रह पाएंगे क्या? क्या मानवता को हम बचा पाएंगे क्या? इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, और इसको देखने की कड़ी में हम आगे चलते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, इसको देखने के लिए जिन बातों को कह रहे हैं, उन बातों को दिखाने के लिए पुनः मैं एक और तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दो ऑर्डर हैं इनके ब्रह्मांड के। एक है प्रॉनिक ऑर्डर, प्राण अवस्था। इस प्राण अवस्था में, प्रॉनिक ऑर्डर में प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं। देख ले, पेड़ और पौधे हैं। दूसरा है फिजिकल ऑर्डर, जो पदार्थ की अवस्था है, मिट्टी है, धातु है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, खेत हैं, पठार है, रेगिस्तान है, ठोस द्रव गैस के रूप में है। ये फिजिकल ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के साथ साथ जो दूसरी चीजें हम देख रहे हैं, उनको ध्यान से देखा जाए, बहुत ही चार अवस्थाएं जो हैं, एनिमल का ऑर्डर है, जीव अवस्था। हमने कहा पशु पक्षी, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, देखिए कर्जर जिस तरह से मेरा ये घूम रहा है, इसको स्पॉटलाइट के साथ देख ले। प्राणिक ऑर्डर, प्राण अवस्था पेड़ पौधों की, फिजिकल ऑर्डर जो निर्जीव है, एनिमल ऑर्डर जीव अवस्था पशु और पक्षी मानव को छोड़ के, और तीसरा है ज्ञान अवस्था, ह्यूमन ऑर्डर जो हमारा है, मनुष्य का है। ये ब्रह्मांड में चार अवस्थाएं हैं। इनमें मनुष्य की अवस्था को छोड़ के ये जो तीन ऑर्डर है, फिजिकल ऑर्डर, प्रॉनिक ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, यह तीनों ऑर्डर नेचर या एग्जिस्टेंस का नाम दे रहा हूं मैं। ये जो इनके साथ मैं ये देखने की का प्रयास करूंगा कि क्या इनके साथ संबंधों में रहूंगा या विरोध के भाव में। संघर्षी जीवन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जितना दोहन करेंगे उतना ही है, उतना ही फायदे में, सुख और समृद्धि के भाव में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। क्या ये सच है? या इनके साथ संबंध के भाव में रहेंगे? यह भी मेरे अपने हैं, ये मेरे लिए है, हम इनके लिए हैं। क्या इस संबंध के भाव में रह पाएंगे या किस भाव में रह पाएंगे? इसको हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। इसको देखने की कड़ी में जब मैं आगे बढ़ता हूं, तो देखें, जो दूसरा चीज मैं दिखा रहा हूं आपको इसमें, जो हमारा प्रॉनिक ऑर्डर है, प्लांट और ट्री, और जो फिजिकल ऑर्डर है, प्रॉनिक ऑर्डर डीकम्पोज होके फिजिकल ऑर्डर में, और इन्हीं फिजिकल ऑर्डर में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें बताया गया होगा कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की उपस्थिति में मिलके यह जो है
प्राणावस्था में पेड़ और पौधों का निर्माण होता है, एक पदार्थ अवस्था से फिजिकल ऑर्डर से प्राणिक ऑर्डर में और प्राणिक ऑर्डर से फिजिकल ऑर्डर में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। और इस चीज को आप अवश्य बड़े अच्छे ढंग से देखते होंगे, पढ़े होंगे। ये एक संबंध है जो चेंजेज होता रहता है प्रकृति में, और ये प्रकृति में किसकी ऊर्जा से होता है? जो यूनिवर्सल ऊर्जा का देने वाला स्रोत है सूर्य, बिना उसके हम नहीं रह पाएंगे। उसी से हमको इंफ्रारेड रेडिएशन और विजुअल रेडिएशन जो मिलते हैं, हीट इंफ्रारेड रेडिएशन को हम हीट रेडिएशन और विजुअल रेडिएशन को हम लाइट कहते हैं। और ये जो इन दोनों माध्यमों से जो एनर्जी मिलती है, और इन्हीं एनर्जियों का, और जो मैक्सिमम एनर्जी लगभग 90% जो सोलर रेडिएशन का ये होता है, ये हमारे जीने की प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। इसी के कारण मेरा जीवन संभव हो पाता है। तो इसमें जो प्रॉनिक ऑर्डर है और जो फिजिकल ऑर्डर है, बोथ आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर, एक दूसरे में बदलते भी रहते हैं। इसको जब हम आगे देखने की प्रक्रिया में चलते हैं तो देखिए, और आगे हम चलते हैं, हम एक इसमें एक और जोड़ लेते हैं। ये तीसरा जो जोड़ता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखें, इसको जोड़ने की कड़ी में मैं जोड़ता हूं एनिमल ऑर्डर को, जिसमें पशु और पक्षी हैं। ये जो पशु और पक्षी को जोड़ता हूं, तो मैं ये देखता हूं, बड़े ध्यान से समझे कि कैसे इंटरडिपेंडेंट है। एनिमल ऑर्डर भी फिजिकल ऑर्डर से है, पानी लेना, चीजें लेना, एक दूसरे का संबंध है। फिजिकल ऑर्डर टू एनिमल ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर टू फिजिकल ऑर्डर एक दूसरे का संबंध है। फिजिकल ऑर्डर का प्रॉनिक ऑर्डर के साथ है सहसंबंध, जो हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन का जो केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें प्लांटों का बनना और फिर लास्ट में डीकंपोज होके फिर फिजिकल ऑर्डर में चेंज हो जाना, जो इनके संबंधों में एक दूसरे से जुड़ा है। यही नहीं, जो एनिमल ऑर्डर है यह भी अपने जीने की प्रक्रिया प्लांट से, जीने का जो तरीका है प्लांटों के थ्रू जीते हैं, खाना खाते हैं। जो शाकाहारी जंतु हैं वो जो है अपना पूरा फूड नर्चरिंग इसी प्रॉनिक ऑर्डर प्राणावस्था पेड़ पौधे से प्राप्त कर देते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि ये जो फिजिकल ऑर्डर है, जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा नेचर है, जिस नेचर में फिजिकल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर है, यह आपस में एक दूसरे का साथ संबंध में है, एक दूसरे में कन्वर्जन होते रहते हैं और एक दूसरे के संबंधों से जीते हैं। बिना एक दूसरे के संबंध में रहते हुए उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या पेड़ रहेगा और निर्जीव नहीं रहेगा तो पेड़ संभव है क्या? सोचे आप ध्यान से, मिट्टी पानी नहीं रहेगा, क्या पेड़ संभव है क्या? क्या पेड़ नहीं रहेगा तो क्या एनिमल ऑर्डर संभव है क्या? देखें, जो प्राण अवस्था और जीव अवस्था की, जब प्लांट्स होता है तो उसको प्राण अवस्था कहते हैं, इसको आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। और जब इसमें जीव आ जाए तो वही जो है बढ़ने वाली चीजें जो है जीव अवस्था में हो जाती है, और जब उसमें ज्ञान डाल दिया जाए उसी जीव में तो ज्ञान अवस्था मानव की हो जाती है। देखिए आप, क्या एनिमल जो ऑर्डर है प्रकृति जिसको हम मान रहे हैं, क्या वो फिजिकल ऑर्डर के बिना संभव है क्या? क्या इससे संघर्ष करके रह पाएगा क्या? क्या बिना इसके रह पाएगा क्या? सोचे, क्या बिना पेड़ों के रह पाएगा क्या? क्या पर्यावरण का सारा जो रेडिएशन शीट आते हैं ग्लोबल वार्मिंग को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग ऑफ जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में कंट्रोल करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है,
क्या बिना इन सब के पर्याप्त अवस्था में रहे हुए क्या संभव है क्या? क्या इससे निष्कर्षों से ये नहीं लगता है हम लोगों को, देखें, जांचें और परखें, क्या ये एक दूसरे के साथ सहसंबंध में नहीं है क्या? क्या ये तीनों ऑर्डर बिना एक दूसरे के रह पाएंगे क्या? क्या इनका एग्जिस्टेंस है क्या? क्या पेड़ बिना आधार के रह पाएगा क्या? क्या जीव बिना, जो मांसाहारी भी जीव हैं, जो दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं फूड चेन में, क्या वो एनिमल जो शाकाहारी है बिना उनके जिए क्या वो जी पाएंगे क्या? क्या पेड़ हवा के बिना एग्जिस्टेंस कर पाएगा क्या? क्या एक दूसरे की अनुपस्थिति में क्या ये पूरा जो ऑर्डर है संभव है क्या? इसी सिद्ध होता है कि इन तीनों में सहसंबंध है, ये तीनों आपस में कोएग्जिस्टेंस में रहते हैं। ये बहुत समझने की चीज है और इनका अपना बैलेंस है जो आगे हम देखेंगे। हम देखते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कड़ी में हम अपने को कहां पाते हैं। और जब हम अपने को देखने की कड़ी में चलते हैं तो देखिए, जब इन तीनों को हम सहसंबंध में देख लेते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि चलिए भाई, क्या अगली चीज क्या हो सकती है। देखिए ध्यान से इसको, अगर इन चीजों को हम देखेंगे तो बहुत कुछ चीजें हम समझ सकते हैं इससे, और यही हमारी अज्ञानता का कारण भी है और यही सब चीजें हमारे दुख का भी कारण है। क्योंकि जब भी मैं ये कहता हूँ क्या आप दुख में रहना चाहते हैं, अपने सभी स्टूडेंटों, सभी शुभचिंतकों से जब पूछता हूँ कि क्या आप एक क्षण के लिए ध्यान से समझें कि दुख की स्थिति में जा सकते हैं क्या, तो कहते हैं नहीं सर, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं। क्या आप किसी को दूसरे को दुखी रखना चाहते हैं क्या? क्या नहीं सर, मैं किसी को नहीं रखना चाहता। आप भी ऐसा ही जवाब देंगे। लेकिन क्यों आपसे सब सुखी नहीं है? जब पूछता हूं क्या दूसरा आपसे सुखी है क्या, कहते हैं नहीं भाई, मैं तो सही था, सामने वाला ही खराब है। जब सब किसी, तो इन सब सारी चीजों को, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है, जो जीवन का अंतिम सत्य है, उसको समझने के लिए इस पूरी प्रकृति की पूरी व्यवस्था का विज्ञान समझना होगा। जब इस विज्ञान को हम सही रूप में नहीं समझ पाएंगे, अपने को नहीं जान पाएंगे, मैं और मेरा शरीर क्या है अलग नहीं समझ पाएंगे, किसको शरीर को क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए नहीं समझ पाएंगे, संबंध क्या है, कोई एग्जिस्टेंस को नहीं समझ पाएंगे, तब हम जैसे ही अंधविश्वासों में, प्री कंडीशनिंग में, गलतफहमी में, डूज और डोंट डूज में, किताब में लिखी बातों को, कोटेशंस को लेके जो भी आज जी रहे हैं, ऐसा जीते हुए हम सुख की निरंतरता में नहीं है। अच्छा, एक बात और भी है कि आप इसको जानने से आप नहीं सीख पाएंगे, सीखने से नहीं पाएंगे, इसको प्रयोग करके जानने के बाद इसमें रहना है, रहने के बाद तब ये भाव डेवलप हो पाएगा। इसको समझने की दिशा में जरा सा देखिए आप, बहुत जरूरी है इसको देखना कि जब हम इसमें मानव स्वयं को ला लेते हैं तो देखिए, क्या मानव का फिजिकल ऑर्डर से संबंध है क्या? बिना पानी के, बिना खेत के, बिना पहाड़ों के, बिना मैदान के, बिना रेगिस्तान के, क्या हमारा एग्जिस्टेंस है क्या? बिना खदानों के है क्या? रह पाएंगे क्या? क्या हम इनसे लेते हैं और इनको देते नहीं है क्या? क्या हमारा संबंध जीवों से नहीं है क्या? क्या बिना हम जानवरों के रह पाएंगे क्या? सोचे हम, क्या ये जो है, क्या हम पेड़ पौधों के बिना रह पाएंगे क्या? जब इनके बिना नहीं रह पाएंगे तो क्या इनके बिना हम कैसे कल्पना कर लेते हैं? क्यों हम इनके को मार काट खाने के चक्कर में पड़े रहते हैं?
क्यों कहते हैं कि धरती पे मेरा ही अधिकार है? कैसे आतंकवादी हम बन जाते हैं इन लोगों के प्रति? न हम पहाड़ काटते जा रहे हैं, नदियों का कब्जा करते जा रहे हैं, जंगल छोटे करते जा रहे हैं, जानवरों को मारते जा रहे हैं या चिड़ियाघर में ही रख रहे हैं। जो हमारे साथ मेरे लिए उपयोगी हैं या जो मेरे गुलाम बन के रह सकते हैं, उन्हीं को हम सीमित स्वायत्तता दिए हुए हैं, बाकी को नहीं। बाकी को नहीं रहना चाहिए, ये क्यों रहेंगे? क्या हम इनके साथ संबंध के भाव में हैं कि नहीं? क्या इनके साथ मेरा सहसंबंध है कि नहीं? क्या इनके साथ मेरे साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव है कि नहीं? क्या इनके साथ मेरा प्रेम है कि नहीं? क्या ये मेरे लिए सहायक है? क्या इसका विश्वास है कि नहीं? क्या इसका ज्ञान हमें है कि नहीं? क्या है मेरे पास? जब तक ये नहीं रह पाएगा, जब इसकी मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सही अनुभव नहीं होगा, राइट फीलिंग नहीं होगी दोस्तों, तब तक सही भाव मेरे अंदर संभव ही नहीं है। विथ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो बी म्यूचुअली फुलफिल फॉर फोर ऑर्डर। हम सब में सुखी हो जाएं, परिवार में सुखी हो जाएं, समाज में सुखी हो जाएं, लेकिन अगर प्रकृति के साथ संबंध नहीं बना पाए, तो मेरी जो फंडामेंटल डिजायर है, बेसिक डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, मैं नहीं रहूंगा। इसलिए इस भाव को बहुत ही सही ढंग से समझना पड़ेगा। इसको समझने की प्रक्रिया में हम आगे चलते हैं। हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव जो है, जब हम प्रकृति के साथ ये बात करते हैं, तो क्या मैं प्रकृति के साथ जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, इसको हम परस्पर पूरकता का नाम दे रहा हूं। ये दो चीजों का भाव है प्रकृति के साथ, यह है एक परस्परता का, एक पूरकता का। जो रिलेटेडनेस है परस्परता का है, मैं इनसे रिलेट करता हूं, बिना इनके चल नहीं पाऊंगा। और जब ये मेरे संबंधी है, ये जो फिजिकल ऑर्डर है, इसको पानी देता है, मुझे हवा देता है, पेड़ है, शुद्ध वायु प्रदान करता है, टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को खाना देता है, जो भी हम रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करके हमको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का राइट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लीमेंट्री। दरअसल जब हम इनके साथ, मेरे अंदर पूरकता का भाव नहीं आएगा, ध्यान रखें इस बात को, जब तक भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हम इन संबंधों में जीने का कोई भाव नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम दोनों तरफ से, इनको हमारी आवश्यकता, हमको इनकी आवश्यकता, तीनों के साथ अगर हम सहसंबंध में नहीं रहे भाई, तो हम कैसे इस सिद्धांत कर सकते हैं? देख लिया, क्या संभव है इन सब चीजों का हमारा? क्या हम कर सकते हैं क्या? देखिए, जो ये है इनके भाव, क्या हम इनको कर पाएंगे क्या इनके साथ? इनके साथ मेरा संबंध है, और जो इन संबंधों के भाव में क्या मैं रह पाऊंगा क्या ऐसा रहते हुए? जरा देखें, हम लोग समझे, थोड़ी देर के लिए ध्यान रखें, ध्यान लगाएं, और ऐसा लगाने के बाद सोचे और समझे कि क्या इनके बिना मेरा एग्जिस्टेंस है क्या? और अगर नहीं है, क्या ये मेरे संबंधी है कि नहीं वास्तव में? अगर ये समझ जाते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे, मानेंगे, क्या इस दिशा में जाएंगे कि क्या हम इनके साथ न्याय कर रहे हैं? सोचिए।
जब इनके साथ अपने, ये आपके संबंधी हैं, जब भी आप अपने संबंधों के साथ पूरकता के भाव में नहीं रहेंगे, न्याय नहीं करेंगे, तो ऐसा करते हुए आप सुख रह पाएंगे? अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, सही हवा नहीं मिलेगी, तो का क्या कायदे से आप रह पाएंगे क्या? आप सोचें, कहीं जा रहे हैं आप, धूप है, कुछ नहीं है, रास्ते में एक पेड़ पड़ गया, उसकी छाया में खड़ी हो जाएंगे आप? और जब छाया में खड़े होने के बाद आपको अच्छा भाव मिलेगा, जब अच्छा भाव मिलेगा, तो क्या वो पेड़ आपका संबंधी नहीं हुआ? उसने आपको छाया दिया, क्या आप उसको दे सकते हैं? क्या ऐसे छायादार पेड़ों की और जरूरत है? हिमालय को हम देख रहे हैं, पहाड़ है ना, अगर वो पहाड़ नहीं होता तो बारिश होती, नदियां निकलती, और रसिया की आने वाली सारी कोल्ड वे यहाँ आती? क्या जो हम तीनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो रेंज जो अनुभव करते हैं, जो रह पाते हैं, नहीं तो एक्सट्रीम कोल्ड में रहना पड़ता कि नहीं रहना पड़ता? क्या चीन के बॉर्डर से उसकी रक्षा हिमालय नहीं करता? तो क्या उसको काट के हटा दिया जाए? तब हम संबंध के भाव में रह पाएंगे? क्या पेड़ों को नहीं लगाया जाए, जानवरों को मार दिया जाए, तो फूड चेन रह पाएगा क्या? क्या उनके बिना हमारा एग्जिस्टेंस संभव है क्या? सोचिए और समझिए। अगर ये मेरे संबंधी हैं, ऐसा हम जान पाते हैं, तो क्या इन संबंधियों के साथ न्याय का पाठ, हम न्याय का धर्म का पाठ करते हैं क्या? सोचिए, यही तो बात है। और यही आके मानव फंस गया है, सही समझ का न होना, अज्ञानता का भाव होना, प्री कंडीशनिंग में जीना, तनाव में रहना जो आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में रहना, सही ज्ञान नहीं होना, मेरी क्या आवश्यकता है, शरीर की क्या आवश्यकता है, इसको सही जान न पाना, कौन मेरा संबंधी है, कौन मेरा संबंधी नहीं है, इस भाव की अनुभूति नहीं हो पाना, इसकी सही समझ का डेवलप नहीं हो पाना, अपनी आवश्यकताओं को पहचान न पाना, क्या सुख और समृद्धि की जो निरंतरता की मेरी चाहना है, क्या हम उसको प्राप्ति कर पाएंगे क्या? सोचे और समझे, बहुत कुछ है इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए। और जब भी हम इस जानने की कड़ी में आगे चलते हैं मित्रों, तो हमको तरह तरह के भाव पैदा होते हैं। एक बात ध्यान दें, और जब इस बात को ध्यान दें तो देखें, और इस देखने की प्रक्रिया में हम जाने एक चीज और है कि जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है, वो मिट्टी, मेटल्स, धातु, ठोस, द्रव, गैसें विभिन्न फॉर्मों में है, वो वास्तव में करती क्या है? मेरा ध्यान से देखिए इस बात को। इसको देखने की कड़ी में जब हम चलते हैं, इसकी यूनिट क्या है और क्रिया क्या है, इसको देखने में चलते हैं, तो ये रचना विज्ञान है, फॉर्मेशन, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन है। टूटता, बनता और बिगड़ता रहता है। सोडियम है, क्लोरीन है, रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड हुआ, फिर डिकम्पोज हुआ, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। कैल्शियम है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट है, एक सर्टेन डिजाइन में आया, मार्बल बन गया, सारी चीजें बन गई, रचना विज्ञान है। इसके बाद जब इस निर्जीव को, जब कड़ी को जब हम आगे में चलते हैं, तो जो प्राण अवस्था आती है पेड़ की, जिसकी यूनिट है सेल, यह जो है किस प्रकार इसमें क्रियाएं के, इसमें रचना विरचना होती है, जैसे निर्जीव चीजों में, ठोस द्रव गैसों में फॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन है, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पेड़ों में क्या है, पेड़ जब पैदा होता है, पेड़ पौधों में फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के साथ इसमें रेस्पिरेशन भी है। जब प्राण अवस्था आ जाती है, तो प्राण अवस्था की मूल इकाई है रेस्पिरेशन। ये जो पेड़ होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पानी को मिट्टी से लेकर
पेड़ के लास्ट ब्रांच तक पहुंचाता है। और रेस्पिरेशन, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, यह पेड़ों में होती है। जब ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाए तब प्राण अवस्था की शुरुआत हो जाती है। और जब यह प्राण अवस्था की शुरुआत होती है तो जब आगे चला, प्रकृति का विकास आगे हुआ, तो जीव अवस्था का विकास हुआ, जिसमें पशु पक्षी, जब हम जीव विज्ञान में देखें तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, और मल्टी सेल्युलर में काफी फाइलम्स आए हैं जिनको पढ़ते हैं। इनमें जो है रेस्पिरेशन है, ब्लड, सारी चीजें हुई। इसमें क्या चीज बढ़ी? रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। जो इन सारी प्रक्रियाएं हैं, जो उसमें ग्रोथ होता है, जो रचना विरचना है, वो तो होता ही है। ग्रोथ, फॉर्मेशन होगा, रचना होगी तो उसका स्ट्रक्चर बढ़े, बदलेगा, बड़ा होगा। यह भी तो ये प्राणिक ऑर्डर में भी होता है। रेस्पिरेशन आ गया, इन सब चीजों के साथ जो श्वसन है, ब्लड का सर्कुलेशन है जो होता है, हार्ट बीटिंग है, ये जो एनिमल ऑर्डर में जो होता है, जो नया प्रक्रिया होता है, इन सब चीजों के साथ जीवों में एक और चीज है, चयन और आस्वादन भी होता है, जो पेड़ पौधों में, प्राणिक ऑर्डर में नहीं होता है। जो प्राणिक ऑर्डर में कहीं से भी नहीं होता है। प्राणिक ऑर्डर में फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के बाद रेस्पिरेशन होता है, जबकि यहाँ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के साथ रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बाद, इसके बाद जब इसमें जीव आ जाता है, जीव का प्रवेश हो जाता है, तो इसमें सिलेक्शन और टेस्टिंग का भाव पैदा होता है। चयन और आस्वादन, जो जीव है क्या खाना है और उसका टेस्ट क्या है, यह वो जान जाता है। पशु और पक्षियों को यह सेंस होता है क्या खाया जाए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत, ये भाव होता है सिलेक्शन और टेस्टिंग का। तब जब किसी भी मटेरियल में यह भाव पैदा हो जाता है तो वो प्लांट की अवस्था से आगे बढ़ के, प्राणिक ऑर्डर से आगे बढ़ के एनिमल ऑर्डर में चेंज हो जाता है। और जब ये प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ती है, जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है थोड़ा सा, तो ये ज्ञान की अवस्था में आ जाता है, ह्यूमन ऑर्डर में। ह्यूमन ऑर्डर में वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन की है ना, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, जो सारी प्रक्रियाएं सब कुछ होती हैं। और वो भी होती है सिलेक्शन और टेस्टिंग की भी प्रक्रिया होती है, चित्रण, इमेजिंग। लेकिन उसके अतिरिक्त क्या होता है? इमेजिंग, एनालाइजिंग। जहां जीव इमेजिन नहीं कर सकता, एनालाइज नहीं कर सकता चीजों का, सिलेक्शन और टेस्टिंग का, वहां मानव कर सकता है। और उसके पास इस क्षमता होती है समझने की, मैं हूं क्या, मुझे चाहिए क्या। दैट हैव पोटेंशियल फॉर अ राइट अंडरस्टैंडिंग। जो आज हम मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसे हुए हैं, जो राइट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस है के भाव में है, उसको समझने की क्षमता मेरे में होती है। जितने लोग हैं सबके अंदर होती है। तब हम इनसे अलग हो जाते हैं, इन तीनों ऑर्डरों से। तो अगर इन चारों में मैं ही समझ सकता हूं सारी चीजों की, तो जिम्मेदारी किसकी सबसे ज्यादा है, मेरी या इन लोगों की? सोचिए। सबसे ज्यादा जो है चीजें मेरे अंदर होती है। आई हैव अ पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड I have a potential, I have sense to imagine and analyzing the things for selection and testing. क्या लिया जाए, क्या न लिया जाए, क्या किया जाए, क्या न किया जाए। इमेजिनेशन क्या है, एनालाइजेशन क्या है, चीजों को हम समझते हैं, विश्लेषण करते हैं। जो हमको चित्रण और विश्लेषण की जो हमारे अंदर शक्ति है,
और उस शक्ति का सही भाव आने के लिए जो पोटेंशियल हमारे अंदर है राइट अंडरस्टैंडिंग का भाव लाने के लिए, यह मेरे अंदर ही है और सब एक दूसरे के संबंध में है। तो संबंध का भाव निभाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सोचे, क्या यह भाव हम जीवों के साथ निभाते हैं? क्या हम पेड़ पौधों के साथ निभाते हैं? क्या हम निर्जीव के साथ निभा रहे हैं? क्या नदियों को हम साफ बहने दे रहे हैं? क्या पेड़ों के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने में मदद कर रहे हैं? क्या हम डैम बांध के भूकंप को लाने के दिशा में सहयोग तो नहीं कर रहे हैं? क्या इस प्रकृति के विनाश को जल्दी से जल्दी हो यह करने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, चीजों को समझना है, जानना है और जीना है। समझने और जानने से कुछ भी नहीं होगा, ये जान के सीखने से होगा। लेक्चर बड़ा हो रहा है, आज इतना ही इसमें देखते हैं। इसकी दूसरी कड़ी को हम आगे ले चलेंगे, देखने की प्रक्रिया में चलेंगे और इन सब को करते हुए हम जो है आगे पुनः आपसे मिलेंगे इस आशा के साथ कि आप देखें, सुने, समझें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सुझाव और कमेंट आप जो है मेरे चैनल के नीचे दे सकते हैं या मुझे skpathak1970@gmail.com पे दे सकते हैं। यह मानवता को बचाने के लिए जरूरी है। देखें और समझें, जरूर समझें और देखें। इन्हीं बातों के साथ जो है, जो मैं देखने चल रहा हूँ, देखने के लिए अपनी चीज को मैं समाप्त करता हूँ। आप सुखी रहें, संपन्न रहें। ठीक है, सभी को नमस्कार।